प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव। बच्चों, हम बात कर रहे थे सीबीएसई द्वारा जारी किए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र 2 लिखा हुआ है और पिछले वीडियो क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सोल्व कर लिया था। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 29 तक। बच्चों, इसमें 2 और 4 अंक के प्रश्न होंगे। इसके अलावा 5 मार्क्स के मैप आते हैं, ये भी है इसमें, और इतना ही मार्क्स का 5 मार्क्स का कार्टून भी आता है। इसको भी हमने सोल्व किया है। बच्चों, प्रत्येक पेपर में मैप और कार्टून होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 21 होगा। क्वेश्चन है, तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान यानी थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज एक प्रतिस्पर्धी चुनावी बाजार का प्रतिनिधित्व या निर्माण करता है, स्पष्ट करें। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप एक बार समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों, 1990 के दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया। 1990 के दशक के आरंभ से ही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी के युग का आरंभ माना जाता है, जिससे सभी क्षेत्रों में प्रतियोगिता आरंभ हो गई। यह घटना यानी कि एलपीजी ने अर्थव्यवस्था यानी बाजार, समाज और राजनीति को भी प्रतिस्पर्धी बाजार समाज की तरफ ले गया। मतलब यह कि एलपीजी से राजनीति में, समाज में भी और बाजार में भी हर जगह कंपटीशन बढ़ गया। इस प्रकार तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की शुरुआत हुई। और ये जो तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है, यह सर्वश्रेष्ठ के अस्तित्व पर आधारित नहीं है। जो तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है, यह सर्वश्रेष्ठ के अस्तित्व पर आधारित नहीं है, बल्कि यह योग्यतम के अस्तित्व पर आधारित है। कहने का मतलब है कि जो सबसे योग्य होंगे, बाजार में भी, समाज में भी या इलेक्शन में भी, राजनीति में भी, उन्हीं का अस्तित्व कायम रह सकता है। जो खुद को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे, उनके अस्तित्व को बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। ये जो बदलाव है, ये 3 तरह की बातों को रेखांकित करता है। पहला है इसमें राज्य से बाजार तक, सरकार से शासन तक, और तीसरा है राज्य नियंत्रक के रूप से सुविधादाता के रूप में। इन तीनों पॉइंट को बहुत छोटे में हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हमने इस टॉपिक पर पहले क्लास में लगाई थी, वीडियो क्लास बनाई थी। आप वहाँ से PDF ले सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो बात करते हैं राज्य से बाजार तक। राज्य का जो रूप है, अब धीरे धीरे बाजार की तरफ होने लगा है। मतलब पूरा राज्य एक बाजार का रूप धारण करने लगा है इस दौर में, जब एलपीजी आया है। दूसरा पॉइंट है सरकार से शासन तक। पहले सरकार का आकार बड़ा होता था, शासन यानी कि कार्य पर कम जोर था। अब उलट है इसके, अब सरकार का आकार छोटा होने लगा है और उनके कार्य बढ़े हैं। मतलब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार का आकार कम, काम ज़्यादा। ठीक है। पहले छोटे छोटे विभागों के अलग अलग मंत्री हुआ करते थे, अब एक ही कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर कई छोटे छोटे विभाग भी होते हैं। तीसरा पॉइंट है राज्य नियंत्रक के रूप से सुविधादाता के रूप में। इसका मतलब है कि राज्य पहले 1990 से पहले के समय में सभी काम, उत्पादन, वितरण राज्य के नियंत्रण में ही था। राज्य एक नियंत्रणकर्ता के रूप में था। और अब वही राज्य चाह रहा है, चूँकि एलपीजी आया है, निजीकरण आने लगा है, उदारीकरण का युग है, तो राज्य यानी कि सरकार की इच्छा है कि प्राइवेट लोग आगे आएँ, प्राइवेट कंपनियां आगे आएँ और इस कार्य को देखें। और सरकार उन कंपनियों को, निजी लोगों को सुविधा दे रही है कि आप इसको हायर करें, निजीकरण में लें। सरकार उनको सिंगल विंडो से यानी कि एक ही ऑफिस से, एक ही कार्यालय से उनके सारे नियम, सारे काम पूरे कर दे रही है। तो इस प्रकार सरकार सुविधादाता के रूप में आ गई है। मतलब रेड टेप टू रेड कारपेट। मतलब जो काम पहले धीरे धीरे होते थे, बहुत समय लगता था, बहुत सारे कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वह काम अब आसानी से होने लगा है। एक ही जगह से सिंगल विंडो के जरिए होने लगा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है,
22 नंबर, शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में देश को किन दो समस्याओं, दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री जब पीएम थे तो देश को किन दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बच्चों, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए तो आपको सिर्फ पॉइंट लिख देना है, मानसून की असफलता यानी वर्षा की कमी, और दूसरा पॉइंट भारत पाक युद्ध 1965, काम चल जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आए तो आप थोड़ा विस्तार कर देना जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट में हम लिखेंगे मानसून की कमी यानी वर्षा की कमी, जिसके कारण सूखे की स्थिति पैदा हो गई और अनाज का उत्पादन कम हुआ। अनाज कम हुआ तो खाद्य संकट आ गया, खासकर भारत के उत्तरी राज्यों में, बिहार तरफ। दूसरा पॉइंट है भारत पाक युद्ध 1965। पाकिस्तान ने 1965 के अप्रैल के महीने में गुजरात के कच्छ के रनवे में आक्रमण किया था और इसी साल अगस्त सितंबर में उसने कश्मीर तरफ भी आक्रमण किया था। तो प्रधानमंत्री शास्त्री ने भारतीय सैनिकों को आदेश दिया कि आप पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला करें। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिक को लाहौर तक खदेड़ दिया था, हमारी जीत हुई। तो इन दो समस्याओं से देश को सामना करना पड़ा। एक तो सूखे की स्थिति, मानसून कम हुआ, बारिश कम हुई, खाद्य संकट हुआ। इसको कई तरह से लिख सकते हैं, मानसून की असफलता या सूखे की स्थिति या खाद्य संकट या वर्षा की कमी। और दूसरा पॉइंट भारत पाक युद्ध 1965। हमारे देश के किसानों को और सैनिकों को दोनों को संघर्ष करना पड़ा। तो इसी संघर्ष को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के 4 देशों के नाम पूछे गए हैं। ये तो सवाल बड़ा आसान है, लेकिन यदि ब्रिक्स के बारे में अन्य क्वेश्चन आ जाए बड़े से तो आप कैसे लिखेंगे? तो मैंने ब्रिक्स पे एक नोट्स लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आपका क्वेश्चन है पहला कि ब्रिक्स के 4 देश, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना लिख सकते हैं। ये 4 इसके संस्थापक देश हैं। और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में आने को हुआ, सदस्य बना, और 2011 में चीन में सान्या में जो इसकी सम्मेलन हुई वहाँ ये एज अ मेंबर शामिल हुआ था। बच्चों, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। अब इसमें 5 देश हैं। पहले इसका नाम ब्रिक था, जब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं आया था तब तक इसका नाम 2010 तक इसका नाम था ब्रिक, BRIC। आगे बात करते हैं इसके बारे में। बच्चों, ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन नवंबर 2020 में रूस में हुआ। यह एक ऐसा सम्मेलन था जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स का कौन सा सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ इस कोविड-19 के समय में? तो 12वां सम्मेलन, और कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। कब हुआ है? नवंबर 2020 में। इसके अध्यक्ष थे व्लादिमीर पुतिन। मतलब ब्रिक्स का सम्मेलन जिस देश में होता है उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो सरकार के प्रमुख होते हैं, इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन भारत में होने वाला है 2021 में। जब सम्मेलन भारत में होगा तो भारत इसका अध्यक्ष बन जाएगा। और भारत पहले भी 2012 में और 2016 में ब्रिक्स की मेज़बानी कर चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। ब्रिक्स का एक बैंक भी है, इस बैंक को कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं इसे? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 में 15 जुलाई को हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। और NDB के न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे KV कामत, जो भारत के थे। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो, जो ब्राज़ील के हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है बच्चों। विश्व की कुल जनसंख्या का 42% जनसंख्या ब्रिक्स देशों का है। भारत और चीन ही दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। इसमें ब्राज़ील भी मिल जाए और रसिया भी मिल जाए और साउथ अफ्रीका भी, तो और जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो 42% पूरे विश्व का ब्रिक्स के हैं। और ब्रिक्स के जो देश हैं इनका क्षेत्रफल यदि इकट्ठा कर दिया जाए तो पूरे दुनिया का 30% क्षेत्रफल बन जाता है। और विश्व के कुल GDP का लगभग 23% हिस्सा ब्रिक्स देशों का है। और दुनिया के कुल व्यापार का 18% व्यापार ब्रिक्स देशों का है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध के दायरों से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। बच्चों, शीत युद्ध के दायरे का मतलब होता है कि महाशक्तियाँ USA और USSR किन देशों या क्षेत्रों के माध्यम से एक दूसरे को अपना निशाना बना रही थी। यानी दोनों डायरेक्ट नहीं लड़कर किन देशों के थ्रू आपस में लड़ने की कोशिश कर रही थी, ये पूछा गया है।
ठीक है। तो बच्चों यदि ये क्वेश्चन 2 अंक में आए तो आपको सिर्फ इन पॉइंट का नाम लिख देना है, ये 4 पॉइंट, ठीक है। कोरिया संकट 1950-1953, बर्लिन संकट 1960, कांगो संकट 1960 से 65, क्यूबा मिसाइल संकट 1962। आप चाहें तो इनके बारे में एक एक लाइन लिख भी सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन 4 अंक में आ जाए या 6 अंक में आ जाए तो थोड़ा आप विस्तार से लिखेंगे। तो विस्तार से लिखने के लिए मैंने यहाँ विस्तार लिख दिया है और मैंने थोड़ा लंबा लिखा है ताकि आप पढ़कर समझ सकें। आपको थोड़ा इसे कम ही लिखना है। तो आइए इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों पहला टॉपिक है, शीत युद्ध के दायरे का पहला टॉपिक है कोरिया संकट। बच्चों कोरिया 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जापान से मुक्त हुआ है। मतलब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ध्रुवीय राष्ट्रों की हार हो गई, जापान की हार होती है, तो उसने कोरिया को मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। अब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने कोरिया पर नियंत्रण किया। उत्तरी कोरिया सोवियत संघ के साथ और दक्षिण कोरिया अमेरिकी ग्रुप में आए। तो उत्तर कोरिया सोवियत संघ के साथ गया तो कम्युनिस्ट साम्यवादी, और दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ तो लोकतांत्रिक। तो दोनों महाशक्तियाँ 1950 से 1953 तक इसमें उलझी रहीं। यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 1950 से 1953 तक युद्ध होता है और इनका बंटवारा भी हुआ। तो इस तरह दोनों महाशक्तियाँ यहाँ आमने सामने नहीं होकर कोरिया के माध्यम से टकराने की कोशिश की हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोरिया संकट। अब बात करते हैं बर्लिन संकट की। बर्लिन संकट में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर कब्जे को लेकर दोनों महाशक्तियाँ आपस में टकराने की कोशिश की। 1960 के आसपास अमेरिकी सैनिक बर्लिन शहर के पश्चिमी हिस्से में थे और सोवियत संघ ने उन्हें आदेश दिया अमेरिका को कि अपने सैनिक वापस बुला लें। अमेरिका ने अपने सैनिक वापस नहीं बुलाए। उसके बाद 1961 में सोवियत संघ ने बर्लिन शहर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जिसे बर्लिन की दीवार बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये हुआ बर्लिन संकट। आप एक और बात और जान लें कि जर्मनी भी जापान के साथ ही था। ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली थे। तो कोरिया का विभाजन जैसे हुआ वैसे जर्मनी का भी विभाजन हो गया था। पश्चिम जर्मनी अमेरिका तरफ और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत का नियंत्रण या सोवियत ग्रुप। अब बात करते हैं कांगो संकट की। कांगो एक अफ्रीकी देश जो 1960 के आसपास आज़ाद होता है बेल्जियम से। बेल्जियम यूरोपियन यूनियन का एक देश, एक यूरोपियन देश से अफ्रीकी देश कांगो आज़ाद हुआ। दोनों महाशक्तियाँ कांगो को अपने खेमे में लेना चाहती थीं क्योंकि वहाँ यूरेनियम की प्रचुर मात्रा थी। यूरेनियम से परमाणु बिजली बनाए जा सकते थे। तो इसलिए दोनों महाशक्तियाँ कांगो को अपने खेमे में लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। अगला पॉइंट है क्यूबा का मिसाइल संकट। तो बच्चों क्यूबा का मिसाइल संकट बहुत फेमस क्वेश्चन है, शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु है। आप जानते हैं इसके बारे में, हमने इसकी कई बार बात कर ली है कि सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी थीं ताकि युद्ध की स्थिति में अमेरिका को खतरा पहुंचाया जा सके। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को इसकी खबर लगी 3 हफ्ते के बाद, तो उसने अपने जंगी जहाज़ों को समुद्र में भेजा ताकि क्यूबा तक मिसाइलें नहीं पहुँचें। तो इस दौरान दोनों देशों की सेना आमने सामने हो गई और दुनिया को लगा कि 3rd वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो इसको शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु भी कहा गया। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं? बच्चों संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का एक नारा था। जयप्रकाश नारायण एक नेता थे, तो आप इसके बारे में समझें। संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का विचार एवं नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था 1974 में, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई है 1974 में बिहार से। बिहार में पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने
वहाँ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया था। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तेल की कीमतों में वृद्धि को लेकर उन्होंने जेपी को बुलाया कि आप हमारे आंदोलन को नेतृत्व करें। जेपी ने कंडीशन रखी थी कि यह आंदोलन देशव्यापी होगा, यानी देश भर में फैलेगा और अहिंसक रहेगा, तो मैं साथ दूंगा। छात्रों ने उनकी बात मान ली थी और जेपी ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। यही आंदोलन संपूर्ण क्रांति में बदल गई। आंदोलन दिल्ली तक आया, संसद मार्च भी हुआ और यही आंदोलन रामलीला मैदान तक पहुंचा और देश में आपातकाल जब लगा तो उसके पीछे की कहानी में से एक ये भी है। तो हम बात करते हैं कि संपूर्ण क्रांति एक समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का विचार एवं नारा था। इनका उद्देश्य था कि इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना के लिए किया था। बच्चों, संपूर्ण क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है सरकारी ढांचों और भारतीय राज्य व्यवस्था में पूरी तरह परिवर्तन लाना। मतलब संपूर्ण क्रांति का अर्थ ही होता है, क्रांति का सिर्फ मतलब होता है बदलाव लाना, किसी देश की सरकार में बदलाव या वहाँ के संविधान में बदलाव। तो जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने सिर्फ क्रांति नहीं, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, यानी कि सभी तरह से सभी क्षेत्रों में बदलाव करना। जेपी के संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियाँ थीं: राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, वैचारिक एवं बौद्धिक क्रांति, शैक्षिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति। सर्वोदय के आदर्श के साथ साथ तत्कालीन समाज में बदलाव लाना भी इस क्रांति का उद्देश्य था। जेपी के शब्दों में, संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। सर्वोदय का मतलब होता है सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय, यानी सबका उदय। जयप्रकाश नारायण गांधी जी के शिष्य थे और वे इंदिरा की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि देश में जितनी बुराई है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तेल की कीमतों में वृद्धि है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इंदिरा की सरकार जिम्मेदार है। इसलिए उन्होंने छात्रों के साथ मिलकर यह आंदोलन किया। इसका नाम था संपूर्ण क्रांति। ठीक है। और पटना से नई दिल्ली तक एक ट्रेन भी चलती है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव। बच्चों, यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या करें। तो आइए बात करते हैं इसकी। भारत पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। पहले है सकारात्मक प्रभाव, यानी कुछ अच्छाइयाँ, अच्छे प्रभाव। तो इसमें है पहला पॉइंट, व्यापार में वृद्धि। तो 1991 यानी 1990 के दशक से शुरू हुआ है वैश्वीकरण। तो 1991 के बाद यानी एलपीजी के बाद देश के व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे देश का आर्थिक विकास हुआ है। फिर है रोजगार के नए अवसर। वैश्वीकरण के दौर में देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से रोजगार के नए नए अवसर मिलने लगे हैं, अच्छी बात है। देशों के साथ अच्छे संबंध, इससे दुनिया के देशों में आपसी यानी कि परस्पर व्यापार बढ़ने से एवं विभिन्न क्षेत्रों में समझौते होने से दोस्ताना संबंधों की शुरुआत होती है, ये भी सही बात है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक समरूपता। वैश्वीकरण के कारण कई देशों के पहनावे, खान पान, रहन सहन और त्यौहार मनाने के तरीके एक जैसे होने लगे हैं। मतलब सांस्कृतिक नज़दीकी बढ़ने लगी है, सांस्कृतिक एकरूपता या सांस्कृतिक समरूपता। अगला पॉइंट है तकनीकी ज्ञान में वृद्धि। तो वैश्वीकरण के दौर में लोगों में तकनीकी जानकारियों को लेकर उत्सुकता बढ़ी है। जैसे आप किसी एमएनसी में काम करते हैं तो आपको कंप्यूटर के नॉलेज होनी ज़रूरी है, इंग्लिश भाषा जानकारी होनी ज़रूरी है। यदि आप किसी चीनी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज भी मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हुई है। बच्चों, यदि यह क्वेश्चन वैश्वीकरण का प्रभाव 4 अंक में पूछे तो आपको सकारात्मक तरफ से 2 पॉइंट लिखना होगा और नकारात्मक साइड से भी 2 पॉइंट लिखना होगा। और यदि पेपर में क्वेश्चन सिर्फ आ जाए कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव लिखें तो वो जो 5 पॉइंट हैं ये आप इनको लिख देना, इस 5 पॉइंट को। अगर सिर्फ यही पूछे वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव ओनली तो आप इन सारे पॉइंट को लिखना। और यदि पूछे नकारात्मक प्रभाव तो सिर्फ नकारात्मक पॉइंट लिखना, और सिर्फ प्रभाव लिखे तो नकारात्मक भी लिखना है और सकारात्मक लिखना है। तो आइए बात करते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव के। तो पहला पॉइंट इसका है कल्याणकारी राज्य की भूमिका में कमी।
मतलब वैश्वीकरण के दौर में उदारीकरण अर्थात व्यापार में वृद्धि के कारण पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत हुई है, और जहाँ पूंजीवाद आएगा वहाँ लाभ कमाने का उद्देश्य होगा। तो जब लाभ कमाने की मनसा रहेगी, इच्छा रहेगी, तो वहाँ जन कल्याण की भावना कम हो जाएगी। ठीक है। जैसे रूस पहले सोवियत यूनियन था तो कल्याणकारी था, जैसे जैसे वह पूंजीवादी बना तो वहाँ कल्याणकारी संस्थाएं कम हो गई, इसलिए कहा गया है कल्याणकारी राज्य की भूमिका में कमी। अगला पॉइंट है संप्रभुता शक्ति में कमी। विदेशी मामलों में देशों को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है। ग्लोबलाइजेशन के कारण विदेशों से व्यापारिक संबंधों को ध्यान में रखकर ही देश निर्णय लेते हैं। संप्रभुता का मतलब होता है अपने निर्णय लेने की पूरी तरह आज़ादी, आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होना। तो वैश्वीकरण के चलते कोई देश अगर कोई निर्णय लेता है, कोई नियम बनाता है, तो उसे यह भी ध्यान रखना होता है कि इस निर्णय का हमारे व्यापारिक संबंध वाले देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह संप्रभुता की शक्ति में कमी आ जाती है। अगला पॉइंट है लघु एवं कुटीर उद्योगों को खतरा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से यहाँ के छोटे व्यापारियों, छोटी कंपनियों, लघु एवं कुटीर उद्योगों को नुकसान होता है। अगला पॉइंट सांस्कृतिक लोप। चूँकि वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक समरूपता बढ़ती है और देश के युवा पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, पश्चिमी संस्कृति में आकर्षण होता है, तो इससे हमारी संस्कृति को खतरा होता है, हमारी संस्कृति का ह्रास होने लगता है। अगला पॉइंट है प्रतिभा पलायन। अपने देश में तकनीकी एवं प्रोफेशनल शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग एमएनसी के लिए या किसी विदेश कंपनी के लिए या विदेश में जाकर काम करने लगते हैं, उनके लिए सेवा देने लगते हैं। तो अपने देश का टैलेंट, अपने देश की प्रतिभा दूसरे देश के काम आने लगती है, तो इसको बोलते हैं प्रतिभा का पलायन। तो बच्चों ये था वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में। अगला प्रश्न है WTO और एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो बच्चों WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको आप ऑर्गेनाइजेशन कर लेना, मतलब विश्व व्यापार संगठन। इसके मुख्य कार्य हैं विश्व व्यापार के नियमों को तय करना। WTO का मेन कार्य यही है कि विश्व व्यापार के नियमों को यह तय करता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई है। अगर स्थापना पूछे तो लिख लेना। यदि एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि WTO किसके जगह पर काम करता है, तो WTO GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। जिस तरह नीति आयोग योजना आयोग के बदले कार्य करने लगा हुआ है, उसी तरह WTO GATT गेट के स्थान पर कार्य करता है। ठीक है। WTO में 164 सदस्य देश हैं और WTO में लीबिया और अफगानिस्तान 2016 में शामिल हुए हैं। ये दोनों इसके नए सदस्य देश हैं। अब बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। बच्चों एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक गैर सरकारी संस्था है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। साथ ही इससे संबंधित रिपोर्ट भी तैयार करता है। इसका ज़्यादा ध्यान सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है, इसलिए सरकारें अक्सर इसकी रिपोर्ट को नापसंद करती हैं, इसकी रिपोर्ट को पसंद नहीं करती। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। बच्चों एक और NGO है ह्यूमन राइट के लिए, उसका नाम है ह्यूमन राइट वॉच। उसका नाम क्या है? ह्यूमन राइट वॉच। यह अमेरिका में है और यह भी NGO है और इसका भी काम है मानव अधिकारों की रक्षा करना, ह्यूमन राइट वॉच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में 26 नंबर क्वेश्चन में अथवा क्वेश्चन है। अथवा में क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के रुख का मूल्यांकन करें। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है बार बार। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। मतलब UN के सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य है, टेम्प्रोरी मेंबर है, तो परमानेंट मेंबर के लिए भारत की क्या योग्यता है, भारत में कौन कौन सी क्वालिटी है कि उसको वहाँ एज ए परमानेंट मेंबर मिले जगह।
तो उसकी बात कर रहा है। हमें अपना तर्क देना है कि भारत के पास कौन कौन से अच्छे गुण हैं जिसके आधार पर भारत यूएनओ में स्थायी सदस्य बनेगा। बात करते हैं इसकी। पहला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इससे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व मिलेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो इतने विशाल देश को और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, नहीं तो इतनी बड़ी जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं हो पाता। अगला पॉइंट है यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्य संख्या में वृद्धि। भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या में वृद्धि हो। 1965 के बाद इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। बच्चों 1965 में जो इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनकी संख्या 6 थी, 6 से बढ़कर 10 हुई है। कब हुई है? 1965 में। ये जो ईयर आप देख रहे हैं 1965 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हुई, लेकिन अस्थायी सदस्य नहीं बढ़े। अस्थायी सदस्य वहीं ABCF आ रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। तो भारत चाहता है कि इनके साथ एक इंडिया का भी नाम यहाँ आए। इसकी अन्य योग्यता है कि भारत यूएनओ का प्राथमिक सदस्य है। भारत ने 31 अक्टूबर 1945 को इसका मेंबर बना था, यानी कि यूएनओ की स्थापना की 6 दिन बाद ही। तो प्राथमिक सदस्य होने के नाते भी इसको जगह मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है शांति प्रिय देश। भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत किसी देश पर आक्रमण नहीं करता और यूएनओ का उद्देश्य भी है दुनिया में शांति स्थापित करना, तो भारत को वहाँ योग्यता बनती है। अगला पॉइंट है उभरती हुई आर्थिक शक्ति। भारत दुनिया की उभरती आर्थिक शक्ति भी है। यूएनओ के उद्देश्यों में विश्वास। भारत का जो उद्देश्य है और यूएनओ का उद्देश्य है एक जैसे हैं। भारत भी दुनिया में शांति व्यवस्था चाहता है, मानव अधिकार की रक्षा करता है और यूएनओ भी यही काम करता है। तो इस नाते दोनों के विचार एक जैसे हैं, तो इसको वहाँ मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अगला है भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दृष्टि से अलग देश। भारत भौगोलिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दृष्टि से भी अन्य देशों से भिन्न है। एक ही देश में, भारत में एक अकेला देश है जहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं और अर्थव्यवस्था समाजवाद और पूंजीवाद का मिला जुला है, मिश्रित व्यवस्था है। तो इस तरह इसको वहाँ मेंबरशिप मिलनी चाहिए। भारत की ये योग्यताएं हैं। बच्चों यह क्वेश्चन 4 और 6 अंक में आता है और प्रत्येक साल आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 1975 के आपातकाल की समाप्ति पर गठित शाह आयोग की उपलब्धियों की व्याख्या करें। मतलब इमरजेंसी के बाद एक जांच कमेटी बनी थी जिसका नाम था शाह जांच आयोग। तो इसकी उपलब्धियों की बात, इसके कार्यों की बात पूछा गया है। तो बात करते हैं इसकी। शाह जांच आयोग, शाह या इसको शाह आयोग भी बोलेंगे। इसकी स्थापना भारत सरकार, जनता पार्टी की सरकार थी, 28 मई 28 लिखा हुआ है, 28 मई 1977 को किया गया। इसके अध्यक्ष थे JC शाह, यानी जयंती लाल छोटेलाल शाह। ये भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले के। आयोग को क्यों गठित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच करना, मतलब जो गैरकानूनी कार्य किए गए उनकी जांच करना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 11 मार्च 1978 और 6 अगस्त 1978 को प्रस्तुत किया। आयोग ने आपातकाल के दौरान लोगों को बिना कारण बताए गिरफ्तार करने, प्रेस की बिजली काटने, प्रेस पर पाबंदी लगाने, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करने, और जो संजय गांधी थे, इंदिरा गांधी के पुत्र, तो संजय गांधी द्वारा सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप, झुग्गी झोपड़ियों का विस्थापन, परिवार नियोजन कार्यक्रम जैसे गैर कानूनी कार्यों के अतिरिक्त आपातकाल की घोषणा की अनिवार्यता पर भी सवाल खड़े किए। मतलब बहुत सारे सवाल खड़े किए और जो गैरकानूनी कार्य थे उनके बारे में भी इस कमेटी ने पूछताछ की और कई कार्यों को गैरकानूनी बताया। तो ये था JC शाह कमेटी का उपलब्धि और उसका कार्य।
बच्चों अगला क्वेश्चन 27 का अथवा है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1977 के बाद किए गए प्रमुख संवैधानिक संशोधनों का वर्णन करें। मतलब आपातकाल के बाद जो सरकार बनी है तो उसमें कौन कौन से संवैधानिक संशोधन हुए उसकी बात कर रहा है ये। तो बच्चों 1977 अर्थात आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इस सरकार ने, जनता पार्टी सरकार ने, जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में भारतीय संविधान में 44वां संशोधन कराया। ये बहुत ही फेमस संशोधन है, 44th अमेंडमेंट, जिसकी मुख्य बात करेंगे अब इसमें वही बात करेंगे बच्चों जो इमरजेंसी से संबंधित है। यह संशोधन तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ हम मुख्य बातों की बात कर लेते हैं। तो इस संशोधन में आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, मतलब अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल लगने के लिए उस समय 2 कंडीशन थे। एक था युद्ध एवं बाहरी आक्रमण और दूसरा था आंतरिक अशांति। यानी कि देश में जब विदेशी आक्रमण हुआ हो, जैसे चाइना का आक्रमण हुआ था पहले, पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, तो इमरजेंसी लगी थी। तो एक कंडीशन था कि युद्ध एवं बाहरी आक्रमण और दूसरा कंडीशन था आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी। इन्हीं दोनों प्रावधानों में से किसी भी एक पर इमरजेंसी लग सकती थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की थी। तो 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ उसमें बदलाव किया गया। बदलाव यह किया गया जहां आंतरिक अशांति था उसको हटाकर वहां सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यानी कि देश में जब सशस्त्र विद्रोह होगा तभी आपातकाल लग सकता है। और दूसरा कंडीशन युद्ध एवं बाहरी आक्रमण आज भी बरकरार है। दूसरा बदलाव किया गया कि मौखिक सुझाव नहीं बल्कि कैबिनेट द्वारा लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मतलब 1975 में इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे उनको मौखिक सुझाव दिया था आपातकाल लगाने का, तो उसको बदल दिया गया है। अब कैबिनेट यानी केंद्रीय कैबिनेट लिखित रूप में राष्ट्रपति को सुझाव देगा कि आपातकाल लगाएं इन्हीं 2 परिस्थितियों में, युद्ध एवं बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन दोनों के में से किसी एक के होने पर भी राष्ट्रपति स्वतः आपातकाल नहीं लगाएंगे, अपने मन से नहीं लगाएंगे, उन्हें कैबिनेट द्वारा लिखित नोट मिलेगा तब लगाएंगे। अगला पॉइंट है लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जो आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया था। इमरजेंसी के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल कर दिया गया था, उसे फिर से 5 वर्ष किया गया 44वां संशोधन द्वारा, यानी कि आपातकाल के बाद की सरकार ने। अगला पॉइंट है इसमें अनुच्छेद 20 और 21 जो मूल अधिकार हमारे होते हैं, तो मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, कुछ ऐसे मूल अधिकार होते हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते, तो उसमें अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों मैप बेस पर। तो आपको इसमें मैप में कुछ राज्यों के नाम बताने हैं और कौन सी घटना किस राज्य से है ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए 1967 के चुनाव में इस राज्य में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। तो बच्चों अब मैंने पहले भी कहा था कि आपको मैप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन है कि 1967 के चुनाव में इस राज्य में, अब बताएं कि किस राज्य में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट यानी कि PUF की सरकार बनी थी। तो ये बनी थी पंजाब में, और आपको मैप में पंजाब भी दिखना चाहिए कि पंजाब किधर है। तो पंजाब यहाँ C पॉइंट पर पंजाब है, तो यहाँ आप आएँ और 1 लिखेंगे। मैंने यहाँ बना दिया है बॉक्स चूँकि अलग पेज में था। तो क्वेश्चन नंबर 1 C, जहाँ C था वही पंजाब, यहाँ पंजाब लिख दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1965 से 1967 के बीच सर्वाधिक विकराल खाद्य संकट झेलने वाला राज्य कौन था। तो बिहार था ये। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार था, और मैप में बिहार किधर है, यहाँ E पर है। तो आएंगे 2 लिखेंगे और 2 के सामने E और बिहार लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी से संबंधित राज्य। तो इनका राज्य तमिलनाडु। ठीक है, तो मैप में तमिलनाडु किधर है, नीचे है तमिलनाडु A पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने A लिखेंगे और तमिलनाडु लिखेंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 नंबर पर है स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री
रफ़ी अहमद किदवई का गृह राज्य, तो इनका है यूपी, ये यूपी के थे। तो मैप में यूपी देखें, यहाँ बी जहाँ लिखा है वो यूपी है, तो 4 के सामने बी लिख दिया और यूपी लिख दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य, तो ये बंगाल के थे। तो बंगाल मैप में पहचाने कहाँ है, इधर डी में है, पूर्व साइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम यहाँ लिखेंगे 5, उसके आगे डी लिखेंगे और पश्चिम बंगाल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये था हमारा मैप का क्वेश्चन। बच्चों मैप में एक और क्वेश्चन है दृष्टिबाधितों के लिए, आप उसका भी प्रश्न उत्तर जान लें। क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का विभाजन अलग राज्य के रूप में कब हुआ? तो ये हुआ है 15 अगस्त 1947 को बंगाल विभाजन हुआ था बंटवारा के समय। तो आप ये 15 अगस्त 1947 से इसको माना जाता है। दूसरा है, राजा हरि सिंह किस रियासत के शासक थे? तो कश्मीर। उस दल का नाम लिखिए जिसने पहली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत में आने से रोका। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI 1957 में केरल में सरकार बनाई थी, कांग्रेस को नहीं आने दी थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लिखिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1985। अब है क्वेश्चन कार्टून बेस पे, आप इस कार्टून को ध्यान से देखें। कार्टून में जो व्यक्ति हैं ये धोती पहने हैं और कुर्ता पहने हैं और लिखा है इनके शरीर पर राजपक्षे, और एक साइड देख रहे हैं कि बाघ जैसा है और दूसरे जैसा साइड लॉयन शेर है। तो अब बात करते हैं, इसको ध्यान से कार्टून को देख लीजिए। अब है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए कार्टून का संबंध किस देश से है? तो दिए गए कार्टून का संबंध श्रीलंका से है। राजपक्षे महिंदा राजपक्षे की बात है, तो कार्टून का संबंध श्रीलंका से है। कार्टून में शेर तथा बाघ किन किन समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं? बच्चों कार्टून जो शेर है वह सिंघली यानी कि श्रीलंका का जो मूल निवासी और बहुसंख्यक हैं सिंघली को रिप्रेजेंट करता है, और बाघ तमिलों को रिप्रेजेंट करता है। तमिल भारतीय मूल के थे जिन्होंने LTTE बनाया था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स इसमें आ रहा है, तमिल इलम, इलम का मतलब देश होता है। ये शेर सिंघली और बाघ तमिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति कौन हैं और कार्टून में दर्शाए गए उनके प्रयास का वर्णन करें। तो कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति महिंदा राजपक्षे हैं जो 2004 से 5 तक श्रीलंका में प्रधानमंत्री थे और 2005 से 2015 तक वहाँ के राष्ट्रपति। ये सिंघली और तमिलों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों समुदाय के बीच समझौता कराकर देश में शांति बहाल करने का प्रयास करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अगला वीडियो में हम 6 अंक का क्वेश्चन सोल्व करेंगे कल। तब तक के लिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू बच्चों।